हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमावत आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी इंस्पायर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम एक्सरसाइज 3 यानी कि मैट्रिक्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसी सीरीज में हमने एक्सरसाइज 3.1 के 6 क्वेश्चन इससे पहले सोल्व कर लिए हैं और आपको बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा होगा। तो चलो बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 7 में आपसे बोला जा रहा है कि प्रश्न 7 में आपसे बोला है कि एक समीकरण आपको दिया हुआ है, यानी कि एक इक्वेशन आपको दे रखी है, जिसमें इक्वेशन में दरअसल क्या है कि दो आपके पास में मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों कैसी है, इक्वल है, और आपको बोला जा रहा है कि ए बी सी और डी की वैल्यू ज्ञात करके आपको बतानी है। अब देखो इनकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है। आपको पता है कि जब दो मैट्रिक्स अर्थात दो अवयव समान होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों के जो संगत अवयव है अर्थात कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स है उनको क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा अवयवों की समानता से, अवयवों की समानता से। अब देखो अवयवों की समानता में क्या होता है, संगत अवयव बराबर होते हैं। तो अवयवों की समानता से हम लिख सकते हैं कि जो संगत अवयव है अर्थात जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स है वह कैसे होते हैं, संगत अवयव समान होते हैं। संगत अवयव कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखिए संगत अवयव समान कैसे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पहली जो मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो दूसरी वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसके इक्वल होगा। यानी आप कहेंगे सर a माइनस बी है वो डायरेक्टली -1 के इक्वल है। तो यहां पे आपके पास में कंडीशन बन गई है, देखो a माइनस बी इज इक्वल टू -1। इसी तरह से ये जो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है अवयव है वह अवयव किसके इक्वल होगा, तो आपका जवाब होगा सर 5 के इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि सर 2a प्लस के c, 2a प्लस c वो डायरेक्टली बराबर हो गया सर 5 के। इसी तरह से आपका जवाब होगा कि सर 2a माइनस जो b है वह बराबर होगा आपका डायरेक्टली 0 के, और फिर आप कहेंगे सर लिख दीजिए 3c प्लस के d और उसको बराबर लिख दीजिए 13 के। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अपने पास में कुल मिला के 4 कंडीशन यानी कि 4 समीकरण अपने पास में इक्वेशन बन चुकी है, जिनको आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो फर्स्ट नंबर इक्वेशन है और थर्ड नंबर इक्वेशन है उनके वेरिएबल सेम है, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अर्थात 2 चरों में रैखिक समीकरण है, जिनको आप विलोपन विधि अर्थात एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसे प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको वज्रगुणन विधि बोलते हैं, या फिर ग्राफिकल मेथड जिसे आप आलेखीय विधि बोलते हैं, और भी अपने पास में कुछ मेथड है उनकी सहायता से आप हल कर सकते हो इनको। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन आपकी जो फर्स्ट और थर्ड है उसे सोल्व कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 को हल करने पर 1 और 3 को जब आप हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखना। सबसे पहले आप फर्स्ट समीकरण लिख लीजिए, a माइनस बी बराबर आपके पास में है -1। इसी तरह से तीसरी समीकरण आपकी कह रही है कि 2a माइनस बी है वो बराबर हो गया आपका 0 के। अब देखिए क्या हो रहा है, दोनों के जो साइन है वह तो सेम है और इनके जो कोफिशिएंट अर्थात गुणांक है वह कैसे हैं, बराबर है। तो मैं क्या करता हूं, इसके साइन को चेंज कर देता हूं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका b से b तो कटे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बचा, माइनस का 2a और ये प्लस का a है, तो आप कहेंगे सर माइनस का a बच गया। इधर आप देखेंगे तो माइनस का a ही बच रहा है, तो दोनों साइड में माइनस माइनस होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, अर्थात आप कहेंगे सर a बराबर कितनी वैल्यू आ गई है, 1 आ गई है। अब आप क्या कीजिए, a का जो मान है यहाँ पे मैं लिख देता हूं, a का मान कौन समीकरण में रखना पसंद करेंगे, समीकरण, देखो अलग अलग में लिख देते हैं। a का मान जब आप इस समीकरण में लाके लिख दोगे फर्स्ट वाले में, समीकरण 1 में रखने पर जैसे आप 1 में मान लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 की जगह -1 लिख दोगे तो -1 फिर -b बराबर -1, यानी कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, -1 फिर -b और फिर बराबर -1। अब देखो -1 कट जाएगा तो रिजल्ट में आपके पास में b इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपके पास में a और b की वैल्यू आ चुकी है, तो आप ये जो है आपके पास में समीकरण नंबर जो सेकंड है इसमें लाके रख दीजिए। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मैं लिखूंगा a का मान, a का
मान कौन समीकरण में रख रहे हैं, समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर क्या मिलेगा आपको, ए का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। आप कहेंगे सर ए का मान जैसे लाके यहां लिखेंगे तो ए का मान कितना आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, तो ये हो गया 2 एकम 2, और देखो 2 उधर जाएगा 5 की तरफ तो माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा, इसका मतलब 3 बच जाएगा। तो सी बराबर कितने वैल्यू बच गई है, रखने पर आपको वैल्यू मिल गई है सी बराबर 3। ठीक है, कैसे मिली रिपीट कर देता हूं, देखो एक की जगह आप जैसे लाके 1 लिखोगे तो 2 एकम 2, और फिर ये 2 उधर जाएगा तो 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 बचेंगे, तो सी बराबर डायरेक्टली 3 बच जाएगा। और डी का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, समीकरण 4 में, कौन सी समीकरण में, समीकरण आपकी जो 4 नंबर है उसमें क्या कर दीजिए, सी का मान रख दीजिए, सी का मान रखने पर। अब देखो जैसे आप इसमें सी का मान लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे आप सी का मान लिखोगे, सी का मान आपके पास में 3 आ चुका है यहां से, तो जैसे आप यहां लाके 3 लिखोगे तो 3 3 9 गया, तो 9 उधर जाएगा तो 13 में से 9 कम हो जाएगा तो 4 बच जाएगा, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा डी बराबर 4। तो इस तरह से आपको इस सवाल के लिए जो ए बी सी और डी के मान चाहिए थे वो आप निकाल चुके हैं। आपके पास में क्रमशः है, फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, ए बराबर वैल्यू, फिर बी बराबर, सी बराबर और डी बराबर मान जो आपके पास में आए हैं वो लिख देता हूं। ए बराबर आपने मान सबसे पहले प्राप्त किया था 1, तो ए बराबर आपका मान हो गया है 1। बी बराबर आपके पास में रिजल्ट में आया था 0, तो बी का रिजल्ट हो गया है 0। सी की वैल्यू आपने निकाली थी 3, तो यहां पे लिख दीजिए सी का मान कितना है 3, और डी का मान आपने निकाला कितना 4। तो यही आपके पास में इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है कि ए का मान इतना है, बी का मान इतना है और सी का मान और डी का मान क्रमशः ये और ये है। तो फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको सिंपल सी बात कही गई है कि एक आपके पास में कोई मैट्रिक्स है, सिंपल से सिंपल मैट्रिक्स है जो कि है ए, और ए बराबर आपको कुछ कंडीशन दी हुई है और आपको देख के बताना है कि ये जो अवयव है वो वर्ग अवयव हो सकती है, लेकिन कब होती है वर्ग अवयव। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे फर्स्ट पार्ट में बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अर्थात अवयव के प्रकार, तो वहां पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो अवयव होती है वो लगभग 7 प्रकार की एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, और उसमें मैंने आपको सबसे पहले अवयव बताई थी पंक्ति अवयव है, उसके बाद में बताया था स्तंभ अवयव है। तो पंक्ति अवयव वह अवयव होती है जिसमें पंक्तियों की संख्या मात्र और मात्र 1 होती है, और स्तंभ अवयव वह अवयव होती है जिसमें स्तंभों की संख्या क्या होती है, सिर्फ 1 होती है। अच्छा, उसके बाद में हमने डिस्कस किया था स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग अवयव है, और वर्ग अवयव में आपने देखा था कि पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात जितनी उसमें पंक्तियां होती है उतने उसमें स्तंभ होते हैं। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कह रखा है कि 8वां प्रश्न है, जिसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्रश्न संख्या 8, और प्रश्न संख्या 8 में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न संख्या 8 में आपसे बोला जा रहा है कि ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ए इज इक्वल टू ए आई जे, और इसका जो ऑर्डर है यानी कि इसकी जो कोटि है वह लिख रखी है m इंटू एन है। ठीक है, अब इसने लिखा है कि एक क्या है, ये एक वर्ग अवयव है। कैसे अवयव है, वर्ग अवयव है। इसने कहा है कि ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे एम इंटू एन इसका ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है इसका एम इंटू एन, और ए कैसी अवयव है, ये वर्ग अवयव है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि ये वर्ग अवयव कब होगी, यदि क्या होना चाहिए ऐसा। तो आप इसके ऑप्शंस को देख लीजिए, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि वर्ग अवयव कौन सी अवयव कहलाती है, वर्ग अवयव वह अवयव होती है जिसमें क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, किसकी बात हो रही है देखना जरा, पंक्तियों की संख्या है वो बराबर होती है किसके, स्तंभों की संख्या के। ये बात क्लियर होगी, यानी कि आप इस मैट्रिक्स को देख के बता सकते हो कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है m और स्तंभों की संख्या कितनी है n। तो आप साफ साफ कहेंगे सर पंक्तियों की संख्या तो m है और स्तंभों की संख्या n है, अर्थात जब m बराबर n होगा तब ये आपकी जो अवयव है a वाली वो कैसी होगी, वर्ग अवयव होगी या वर्गाकार अवयव होगी। तो आपका ऑप्शन का आंसर हो चुका है इससे। इसमें साफ साफ कहा हुआ है कि m इज लेस देन n, और सेकंड में बोल रखा है m इज ग्रेटर देन n, थर्ड में बोल रखा है m इज इक्वल टू n, और डी में बोल रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब आपको क्लियरली पता चल चुका है
कि m इज इक्वल टू n होगा, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अब आपके पास में प्रश्न संख्या 9 में बोल रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म है वो समान है। अब देखो आपको क्या बोला जा रहा है, प्रश्न संख्या 9 में आपको बोला जा रहा है कि x और y के ऐसे कौन से मान है जिनसे हमें ये क्लियरली पता चल जाता है कि ये दोनों अवयव कैसी है, समान है। और आपके पास में मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस में जो क्वेश्चन है इसके लिए अपन सोल्व करेंगे। तो आपको यहां से वैल्यू पता चल रही है कि एक मैट्रिक्स है उसमें 3x + 7 और फिर है आपके पास में यहाँ पे 5, ठीक है, एलिमेंट्स लिख रहा हूं मैं इसके। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे y + 1 और इससे जो अगला एलिमेंट है वो है 2 - 3x। इतना क्लियर है। इसके बाद में आपको इधर की साइड में एक अवयव लिख रखी है जिसमें लिखता है कि 0 है और फिर है y - 2 और फिर नेक्स्ट लिखता है आपके पास में 8 और उससे नेक्स्ट लिखता है 4। ये आपके पास में एलिमेंट्स लिख रखा है और बोल रहा है कि ये दोनों के दोनों जो है मैट्रिक्स है वो कैसी है, इक्वल मैट्रिक्स है। अब देखो जब मैट्रिक्स इक्वल होती है तो आपको क्लियरली पता है कि इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो आप यहां पे लिखोगे अवयवों की समानता से, अवयवों की समानता से। और अवयवों की समानता से आप क्या लिख सकते हैं, देखना जरा, इनके जो संगत अवयव होते हैं वह कैसे होते हैं, संगत अवयव समान यानी कि बराबर होते हैं। ठीक है सर, इतना हमारे समझ में आ गया है। तो सर इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर कर दीजिए। तो आप यहां से देखेंगे, देखो डायरेक्ट ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल के बराबर होगा। तो आपका जवाब होगा कि सर 3x + 7 को आप है ना 0 के इक्वल रख दीजिए। तो यहां से जैसे मैं सोल्व करूंगा तो सर 3x = कितना होगा, -7 होगा। बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे सर x = -7/3 होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब आपका जवाब होगा कि सर दूसरी बार सर एक काम करो, इनको छोड़ दो, एक बार आप यहां से वैल्यू निकाल लो। आप कहेंगे कि सर 2 - का जो 3x है वो डायरेक्टली इस 4 के इक्वल होगा। सर इसी के इक्वल क्यों हुआ, इसका जवाब देखो यूं है कि ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो इस मैट्रिक्स में भी सेकंड रो और सेकंड जो आपका कॉलम है उसका जो एलिमेंट है वही तो होगा कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो अगर आप कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करें तो ये इक्वल हो गया। अब आप इसको सोल्व करना चाहेंगे तो देखो -3x, ध्यान देना, -3x और इधर ये 2 जब उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो रिजल्ट में बचेगा सिर्फ 2 और आपका जवाब होगा x = -2/3। अब एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, एक ही मैट्रिक्स में x की दो वैल्यू पॉसिबल है क्या, नहीं है। पहली बात तो ये थोड़ा ध्यान दें। फिर दूसरी बात ये कि सर ऑप्शन में कहीं पे मैच नहीं हो रहा है। देखो जरा, x की वैल्यू और ये x की वैल्यू हो, ऐसी दो वैल्यू x की कहीं पे दे रखी है क्या, तो पूरा क्वेश्चन को सोल्व करने की कहीं पे जरूरत ही नहीं है। और आप लिख देंगे इसके जवाब में आपका जो ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन संख्या बी में बोल रहा है ज्ञात करना संभव नहीं है। तो आपका इसका जवाब हो जाएगा बी और आंसर में लिखेंगे ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है, अर्थात संभव नहीं है। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, अच्छा इसमें कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि y की वैल्यू क्यों नहीं निकाली हमने। y की वैल्यू निकालने का इसमें कोई औचित्य नहीं है। y की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो आपको क्लियरली पता चल रही है, मैं फिर भी कैलकुलेट कर देता हूं। देखो आप कहेंगे सर y + 1 है ना, वो किसके इक्वल होगा। देखो ये y + 1 किसके इक्वल होगा, 8 के। लीजिए साहब, तो आप कहेंगे सर y = कितनी वैल्यू आई, 7। सर इस एलिमेंट को क्यों इक्वल कर रहे हो, इसको भी तो करो। तो सर आप कहेंगे कि 5 = y - 2। तो देख लीजिए y = ये -2 इस तरफ ट्रांसफर होगा तो रिजल्ट में 7 बचेगा। यानी y की वैल्यू तो दोनों कैसे आ रही है, सेम आ रही है, बट x की दोनों वैल्यू सेम है नहीं है। इसलिए इसका जो आंसर है वो फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। ये बात यदि आपको क्लियर हो गई है तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 में। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। ठीक है जी। एक क्या आपको कुछ मैट्रिक्स क्रिएट करके बतानी है, उनकी संख्या ज्ञात करनी है। आपको बोला जा रहा है कि आपको उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स यूज करने हैं, या तो आप 0 को यूज कर लीजिए या 1 को यूज कर लीजिए, या फिर 0 और 1 दोनों के कॉम्बिनेशन से आप मैट्रिक्स कितनी मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो, उनके नंबर ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करके बतानी है। तो हम लिखेंगे, देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में प्रश्न संख्या जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि यहां पे देखो अपने पास में क्या है, आप लिखेंगे 3 × 3 यानी 3 × 3 ऑर्डर यानी क्रम के
जो अवयव की अपन रचना करेंगे कि अवयव में कुल अवयव कितने होते हैं, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि सर इसमें कुल अवयव होंगे 9। कितने होंगे? 9। आपको पता है 3 गुणा 3 क्रम का कोई भी अवयव होता है, मैट्रिक्स होती है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें फिलअप एंट्रीज में क्या क्या यूज करने हैं, इसके एलिमेंट्स किस किस को बनाना है, तो आप कहेंगे 0 या 1। 0 या 1 दो एलिमेंट है, देखो 0 या 1 से हमें 0 या 1 से हमें अवयव है बनाना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारे पास में 2 अवयव है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं अवयव, या फिर इनको आप बोल सकते हैं एलिमेंट्स, या फिर आप बोल सकते हैं इनको प्रविष्टि। तो अपने पास में प्रविष्टि कितनी है? प्रविष्टि वाले अंक, ऐसे बोल देते हैं अपन समझने के लिए, प्रविष्टि वाले अंक कितने हैं अपने पास में? सर मात्र 2 है। ठीक है, अब देखो हमें 2 अंकों को कितनी जगह पे फिलअप करना है? 9 जगह पे भरना है। तो अपन लिख देंगे 2 अंकों को, 2 अंक कौन से? 2 अंक जिनको मैं लिख देता हूं यहां पे, कौन कौन है? 0 या 1 को कुल 9 स्थानों पर, 9 स्थानों पर तो लिखना है अपने को, तो 9 स्थानों पर भरने के, यानी कि लिखने के, भरने का मतलब लिखने, तो भरने के या लिखने के कुल तरीके, कुल तरीके कितने हो गए? 2 की पावर 9 अर्थात 512। तो इसका मतलब हमें जो अवयवों की संख्या याद करनी है वो कितनी है? अवयवों की संख्या, तो अवयवों की जो संख्या हमें निकालनी है वो कितनी हो गई है? 512। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में उसने बोला था कि 3 गुणा 3 क्रम का एक अवयव है, तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इसमें कुल मिला के 9 अवयव होंगे, क्योंकि अवयव में किसी भी अवयव को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। फिर बोला 0 या 1 से हमें अवयव बनाना है, यानी हमें 0 और 1 ही उसके अंदर इंसर्ट करना है। मैं से एक एग्जांपल बताता हूं आपको, देखो एग्जैक्टली नहीं बन रहा है लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने ऐसे बना दिया 0 1 0 0 0 0 0 0 1 ऐसे बना दिया, तो इसमें 0 यूज हो रहे हैं या फिर 1 यूज हो रहे हैं। या फिर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने ऐसा बनाया हो 1 0 फिर ऐसे बना दिया हो, तो ये भी क्या बन रही है? अलग अलग प्रकार की ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है जिसमें क्या हो, केवल एलिमेंट 0 और 1 हो। तो हमने यहाँ पे लिखा है अवयव एलिमेंट या प्रविष्टि वाले अंक कितने हैं? सिर्फ 2 अंक है। अब इन 2 अंक किस किस को? 0 या 1 जो हमें इसके अंदर फिलअप करने हैं को कुल 9 स्थानों पर लिखना है। तो कितने स्थानों पर लिखना है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्थानों पर लिखना है, क्योंकि ये जो हम मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं वो कितने ऑर्डर की है? वो है 3 इंटू 3 की। तो देखो 2 अंक है अपने पास में, 0 या 1 को कुल 9 स्थानों पर भरने का मतलब लिखने के कुल तरीके कितने हो गए? 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 की वैल्यू कितने थे? 512 है। अर्थात अवयवों की जो संख्या हमें चाहिए थी वो कितनी है? 512। और यदि ऑप्शनों की बात की जाए तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। तो ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं फिर अपन अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। जय हिंद।